हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग भारत के भूगोल का जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा था उस सीरीज को आगे बढ़ेंगे लोग और 100 प्रश्न तक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, आप सभी अगर नहीं देखे होंगे तो बिल्कुल जाकर देखिएगा। पूरी सेशन एनसीईआरटी, बिहार बोर्ड और महेश कुमार बंडवाल तीनों ही किताबों का सब्जेक्टिव नोट्स आप सभी को एप्लीकेशन में मिल चुका और साथ ही साथ उसका ही एमसीक्यू जो है आप सभी को यहाँ पे कराया जा रहा है। पूरी 1000 एमसीक्यू आप सभी को यही टारगेट है पूरी कंप्लीट करना है जब तक इसका कंप्लीट हो जाए। आज हम लोग 101 यानी कि 100 प्रश्न कल कर चुके थे लोग, आज हम लोग 101 से करेंगे लोग। पहला जो प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित अगर वर्तमान में देखा जाएगा तो वर्तमान में है लद्दाख। कौन सा है याद रखिएगा, वर्तमान में लद्दाख है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। याद रखिएगा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो याद रखिएगा लद्दाख है। और आप सभी को कमेंट करके बिल्कुल बताना है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में कौन सा हो जाएगा। कौन सा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा होगा कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। आप सभी आप लोग बीच बीच में कमेंट करते रहेंगे सबसे छोटा कौन सा रहेगा। दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यानी कि अभी हमें देखना है जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाएगा तो यहाँ बात हो रही है केंद्र शासित का, क्योंकि इससे पहले आप सभी ये बता चुके हैं कि ओवरऑल ऐसे देखा जाए कि राज्य के मामले में सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो यूपी में है, राज्य के मामले में, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है केंद्र शासित प्रदेश के मामले में, अगर देखा जाएगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जो है यानी सबसे बड़ा है जनसंख्या के मामले में, सबसे अधिक जनसंख्या कौन सा है तो याद रखिएगा दिल्ली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दिल्ली आपका हो जाएगा, जहां पर जनसंख्या वर्तमान समय में सबसे ज्यादा है केंद्र शासित प्रदेश के मामले में। दूसरा आएंगे, उसके बाद तीसरा प्रश्न देखेंगे, खंबात की खाड़ी निम्नलिखित में किन दो स्थानों के बीच में अवस्थित है। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा खंबात की खाड़ी है कहाँ। यहाँ देखिएगा खंबात की खाड़ी ये हो जाता है गुजरात वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा तो याद रखिएगा गुजरात वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये हो जाता है खंबाती खाड़ी। अब यहाँ आप देखेंगे खंबाती खाड़ी में यहाँ पर देखेंगे तो ये है दमन, ये है दमन और ये है दीव, ये है दमन, ये है दीव। तो ये दमन हो गया, कौन सा हो गया दमन हो गया और ये दीव हो गया, दमन दीव, दमन दीव, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका दमन, दमन और ये हो गया आपका दीव। कौन सा हो गया दीव हो गया, ठीक है दीव हो गया। तो दमन और दीव के बीच में जो ये खाड़ी आपको दिख रहा है, यानी जो ये खाड़ी जो दिख रहा है आपको बीच में ये खाड़ी दिख रहा है, इसी को बोलते हैं खंबात की खाड़ी। क्या बोलते हैं भैया, खंबात की खाड़ी बोलते हैं। अच्छा, इस प्रश्न को कई तरह से बदल कर भी पूछता है, जैसे कभी कभार पूछ देता है कि खंबात की खाड़ी किन दो स्थानों के बीच में अवस्थित है, और उन दो स्थानों में दमन और दीव नाम रहता ही नहीं है। क्या रहता है तो उसके जगह पर रहता है काठियावाड़। इसको क्या बोलते हैं भैया, इस तट को आपको पता है, इस तट को काठियावाड़ तट बोलते हैं। और इस तट को बोलते हैं, आप याद रखिएगा इस तट को बोलते हैं, याद रखिएगा कौन सा तट बोलते हैं तो इस तट को मुंबई द्वीप भी बोल सकते हैं, या आप जो इसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को आप लोग कोकर तट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कोकर तट बोल सकते हैं। तो कोकर तट और काठियावाड़ तट के बीच में अवस्थित है कौन सी, खंबाती खाड़ी अवस्थित है। और इस तरह से दमन और दीव के बीच में अवस्थित है। किसके बीच में, दमन और दीव के बीच में अवस्थित है खंबात की खाड़ी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 104 नंबर प्रश्न देखेंगे। कौन सा प्रश्न तो याद रखिएगा 104 यानी 104 नंबर प्रश्न देखा जाएगा। कौन सा प्रश्न देखिएगा तो 104 नंबर प्रश्न देखेंगे तो कौन सा प्रश्न है, यहाँ जी, यहाँ जी। अगला प्रश्न देखेंगे 104 नंबर प्रश्न है 104, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मैकालू पर्वत, ये सभी श्रेणियां जो है किस हिमालय के बीच में अवस्थित है। यानी कि माउंट एवरेस्ट, चाहे कंचनजंगा बोलिए या धौलागिरी बोलिए, ये सभी पर्वत जो है वो किस श्रेणियों के अंतर्गत आता है। यानी कि आपको पता है कि हिमालय के हमने जो है ऐसे जो है 4 भागों में बांटा हुआ है। किस आधार पर तो नदियों के आधार पर, सिंधु, सतलज, उसके बाद से काली, उसके बाद काली के बाद आइएगा तो तीस्ता, तीस्ता के बाद दिहांग, इन नदियों का धार बटे है। इस पहले नंबर को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, पहले नंबर को बोलते हैं पंजाब हिमालय या इसी को कश्मीर हिमालय बोला जाता है। दूसरे नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या तो याद रखिएगा दूसरे नंबर को बोला जाता है कुमायूं हिमालय या हिमाचल हिमालय। तीसरे नंबर को क्या बोला जाता है, नेपाल हिमालय। चौथे नंबर को क्या बोलते हैं तो याद रखिएगा असम हिमालय। तो तीसरा नंबर जो है हिमालय यानी कि जो आपका नेपाल हिमालय, इसी के अंतर्गत में माउंट एवरेस्ट, यानी यहीं पर माउंट एवरेस्ट है और यहीं पर जो है कंचनजंगा है और यहीं पर धौलागिरी है, ठीक है, यहीं पर धौलागिरी है, यहीं पर मैकालू पर्वत है। ये सभी श्रेणियां इसी के बीच में आता है। किसके बीच में आता है तो याद रखना वो आता है नेपाल हिमालय के बीच में आता है। किसके बीच में, नेपाल हिमालय के बीच में आता है, याद रखना, ठीक है। किसके बीच में तो याद रखना नेपाल हिमालय के बीच में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे लोग, अगला प्रश्न आएंगे लोग, कौन सा प्रश्न आएंगे लोग तो अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर आइए, अगला प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखते हैं। अगला देखेंगे लोग 104 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 105 नंबर प्रश्न, यहाँ निम्नलिखित में से किस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है।
तो यानी तिब्बतियन हिमालय को तिब्बतियन हिमालय जो है ये जाना जाता है कौन से हिमालय, तो बृहद हिमालय बोलिए, ट्रांस हिमालय बोलिए या मध्य हिमालय बोलिए, किस हिमालय को आप जो है तिब्बतीय हिमालय बोलिएगा। यानी कि वो हिमालय क्षेत्र है जो तिब्बतीय क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। देखो यहाँ पर ये हिमालय आपको पता है कि 3 भागों में बटा हुआ है, उसके ऊपर है ट्रांस हिमालय, और ये ट्रांस जो हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय है, इन हिमालय को जो है तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किस हिमालय के नाम से, तो याद रखिएगा ट्रांस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में तिब्बत भी आता है, इन क्षेत्रों में क्या आता है, तिब्बत भी आता है, याद रखना। अगला प्रश्न आएंगे 106 नंबर देखेंगे, गार्डविन आस्टीन जो है वो हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। निम्नलिखित में से गार्डविन आस्टीन किस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। अब यहाँ पूछ रहा है गार्डविन आस्टीन को, तो पहली बात कि गार्डविन आस्टीन को ही बोला जाता है K2, और एक और इसका नाम है, क्या नाम है, गौरी नंदा। क्या नाम है भैया, गौरी नंदा। तो याद रखना, गौरी नंदा बोलो, गार्डविन आस्टीन बोलो या K2 बोलो, सब एक ही नाम है, ठीक है, सब क्या भैया, एक ही नाम है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई साहब K2 तो हमने जानता है, हमें पता है पहले से कि भाई साहब K2 जो है यहाँ पर है, कहाँ पर है, ये रहा काराकोरम, जिसको काराकोरम जो है पर्वत, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, तब जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। और मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, जो जास्कर है, जास्कर के बाद यह नीचे आता है पीर पंजाल। जास्कर जो है वही जास्कर महान हिमालय का भी हिस्सा है, और पीर पंजाल जो है ये मध्य हिमालय का हिस्सा है। उसके नीचे आता है शिवालिक, यानी कि ये महान हिमालय, ये मध्य हिमालय, और नीचे आता है शिवालिक। कौन सा आता है, तो शिवालिक आता है। अब ये महान जो हिमालय है, उसी महान हिमालय का कुछ हिस्सा जास्कर भी है। सबसे ऊपर में है काराकोरम, जिसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। हालांकि ये चारों को ट्रांस हिमालय बोला जाता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इन चारों को ट्रांस हिमालय बोला जाता है। और काराकोरम, जो काराकोरम है, इसको शॉर्टकट में के, यानी कि शॉर्टकट में सिर्फ के बोला जाता है। इसी का K1 K2, यानी यहाँ पर है K1 K2, तो K2 जो है उसी का नाम है गार्डविन आस्टीन। तो किस हिमालय का हिस्सा हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा ट्रांस हिमालय का हिस्सा हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ट्रांस हिमालय का हिस्सा हो जाएगा। अभी मैंने कहा ये सभी के सभी ट्रांस हिमालय है। गार्डविन आस्टीन अवस्थित कहाँ है, तो अभी मैंने बताया गार्डविन आस्टीन जो है काराकोरम अवस्थित है, यानी ये काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद से जास्कर, उसके बाद आएगा पीर पंजाल। तो ये काराकोरम पर अवस्थित है। किस पे अवस्थित है, काराकोरम पर अवस्थित है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है। तो विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली जो चोटी है, याद रखिएगा, उस चोटी का नाम है रक्कापोसी। कौन सी चोटी, रक्कापोसी जो चोटी है उसकी तीव्र ढाल है, यानी कि ये जो चोटी है इसकी ढलान जो है पूरा सीधा ऐसे ढलान है, यानी कि बहुत ही खड़ी ढलान है, बहुत ही तीव्र ढलान है, याद रखना। तो ये कौन सी है, तो रक्कापोसी चोटी है। कौन सी है, रक्कापोसी चोटी। काराकोरम के पास में ये भी पाया जाता है। कहाँ पे, काराकोरम के पास में पाया जाता है। सतपुड़ा जो लिखा हुआ, ये आपको पता है, कई बार मैंने बताया हुआ कि सतपुड़ा जो है यहाँ पर एक पर्वत विंध्याचल, उसके नीचे है सतपुड़ा, उसके नीचे है अजंता, और इस साइड में है मैकाले पर्वत। तो ये जो रहा, ये रहा आपका विंध्याचल, ये रहा सतपुड़ा, और ये रहा अजंता। आपको पता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। और वही सतपुड़ा और अजंता के बीच में से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है तापी नदी। कौन सी नदी, तापी नदी। आपको ये बताना है कमेंट करके कि महेंद्रगढ़ जो है ये पर्वत कहाँ, और ये मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। आप लोग बताइए कि महेंद्रगढ़ जो है किस राज्य में, कमेंट फटाफट करते रहिएगा कि महेंद्रगढ़ जो पर्वत है ये किस राज्य में हो जाएगा। अगला प्रश्न आएंगे लोग, यदि आप संपूर्ण हिमालय की यात्रा करते हो तो आपको सियाचिन बाल्टोरो बियाको ग्लेशियर आपका स्वागत करता है। तो आपका ये प्रश्न जो है एग्जाम में आया भी था कि सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो बियाको ग्लेशियर जो है ये ग्लेशियर किस हिमालय का हिस्सा है। तो याद रखना ये सभी के सभी ग्लेशियर जो है ये आ जाएगा आपका ट्रांस हिमालय का हिस्सा हो जाएगा। किसका हिस्सा, ट्रांस हिमालय का हिस्सा हो जाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। अब दर्रा मतलब क्या होता है, आपको बताया हूं कई बार कि दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। और यही रास्ता बहुत ही चौड़ा हो जाए, क्या हो जाए, बहुत ज्यादा चौड़ा जाए, यानी बहुत ज्यादा चौड़ा जाए कि इसमें जो है कोई कोई घर भी बस जाए, कोई कोई घर भी बस जाए, तो इसी बीच के गैप को बोला जाएगा घाटी बोला जाएगा। यानी कि पहाड़ों के बीच की जगह को, जो बहुत बड़ी जगह हो तो उसको घाटी बोला जाएगा, और पतली जगह हो जहां से आने जाने का ही यूज किया जा सकता है, परिवहन के रूप में ही यूज किया जा सकता है उस रास्ते को, तो बोला जाएगा दर्रा बोला जाएगा। यानी पहाड़ के बीच का ही जगह है लेकिन पतली है तो दर्रा, और चौड़ी है तो घाटी बोला जाएगा। और ठीक यही दर्रा से बीच में से सिर्फ नदी निकलता हो, क्या निकलता हो, नदी निकलता हो, यानी कि इसके बीच से आने जाने का जो रास्ता वो नदी हो तो उसे बोला जाएगा, याद रखिएगा क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा आपका ये हो जाएगा दर्रा, और ये हो जाएगा घाटी, और इसको क्या बोला जाएगा, तो याद रखिएगा इसको बोला जाएगा गार्ज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, गार्ज बोला जाएगा। यानी नदी बीच में से निकल रही है तो गार्ज, यानी पहाड़ है, पहाड़ के बीच में से रास्ता है,
और ये रास्ता में से सिर्फ नदी आ रही है तो उसे बोला जाएगा गार्ज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? गार्ज बोला जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे लोग। यहाँ प्रश्न क्या कर रहा था? श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने वाला दर्रा, श्रीनगर और जम्मू के बीच में। अब श्रीनगर और जम्मू के बीच में जोड़ने वाला जो दर्रा है, उस दर्रा के बारे में आपको बताना है कि वो दर्रा जो है कौन सा दर्रा है। तो वो दर्रा आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, बनिहाल दर्रा हो जाएगा। कौन सा दर्रा हो जाएगा? बनिहाल दर्रा हो जाएगा। जो लानकला दर्रा जो आपको दिख रहा है, ये तिब्बत को चाइना, ये जो है ये आपका लद्दाख से चीन की तरफ में, लद्दाख से चीन की तरफ में जोड़ने वाला जो है ये दर्रा है आपका लानकला दर्रा। नाथुला जो दर्रा है ये आपका सिक्किम साइड में, सिक्किम से जो है चाइना की तरफ जाने का ये दर्रा है, सिक्किम से नाथुला और जैलेपला। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है आपका जो श्रीनगर टू, यहाँ पर आओगे तो श्रीनगर है। कहाँ पर है? तो श्रीनगर, तो याद रखना यहाँ पर है श्रीनगर। यहाँ श्रीनगर टू, श्रीनगर जो है श्रीनगर टू जम्मू जाने के लिए ये जो रास्ता जाएगा तो बीच में जो दर्रा पड़ेगा उस दर्रा को बोला जाएगा बनिहाल दर्रा। क्या बोला जाएगा? बनिहाल दर्रा बोला जाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न आएंगे, किस दर्रा से होकर जवाहर सुरंग अवस्थित है? यानी कौन से दर्रा में एक सुरंग बना हुआ है, जवाहर सुरंग, और ये हाल ही फिलहाल में कई बार खबरों में भी रहा था। तो याद रखिए बनिहाल दर्रा में ही एक सुरंग बनाया गया जिसका नाम है जवाहर सुरंग। कौन सा सुरंग? जवाहर सुरंग नाम है, याद रखना। अगला है कि कौन सा दर्रा लद्दाख और चीन को जोड़ता? अभी जस्ट मैंने बताया आप लोग को कि लद्दाख और चीन को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। इसमें से बताना कौन सा दर्रा, कमेंट करके बिल्कुल बताना आप सभी। बाकी दो दर्रों का नाम मैं नाम बता देता हूं। यहाँ पर इन दोनों में से बताना कौन सा दर्रा है। जो नीति जो दर्रा है यह है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नीति ही नहीं और भी दर्रे हैं, जैसे कि धर्मा, नीति, ये सारी दर्रा जो है कहाँ का दर्रा है? उत्तराखंड का दर्रा। आपको कमेंट कर बताना है कि लद्दाख और चीन के बीच में का जो दर्रा है वो कौन सा दर्रा है। अभी जस्ट मैंने आप लोग बताऊं, कमेंट बिल्कुल करना नहीं भूलेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से दर्रे से होकर चीन से सिकियांग तिब्बत को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण किया है। तो चीन जो है, चीन ने क्या किया है? सिकियांग एवं तिब्बत को जोड़ने वाला एक सड़क बना दी, इसी दर्रा से होकर गुजरा हुआ है। वो दर्रा जो है वही दर्रा जिसकी बात की जा रही है, लानकला दर्रा को, यानी जो तिब्बत और चीन के बीच में जो दर्रा है वही दर्रा है लानकला दर्रा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के सिक्किम और चीन के बीच में? अब बात हो रही है किसकी हो रही है? तो याद रखना बात हो रही है सिक्किम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो याद रखना सिक्किम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो याद रखना सिक्किम की बात हो रही है। यहाँ आओगे तो यहाँ पर देखोगे तो ये रहा आपका सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य? तो ये रहा आपका सिक्किम, ये रहा सिक्किम। अब सिक्किम के पास में दो दर्रे हैं, यहाँ पर एक है नाथुला और जैलेपला, नाथुला और जैलेपला, नाथुला और जैलेपला। ये दोनों जो दर्रा है ये कहाँ जाएगा? तो दोनों ही दर्रा जो है आपका चाइना का तरफ में ही जाता है, नाथुला और जैलेपला। जोजिला नहीं होता है, नाथुला और जैलेपला। ये जोजिला लिखा है, नाथुला और जैलेपला, नाथुला और जैलेपला, जैलेपला। तो यहाँ पर नाथुला दिया है तो नाथुला आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत और चीन के बीच में प्राचीन व्यापार के लिए, यानी कि सिल्क रूट, सिल्क मार्ग यानी कि रेशम मार्ग जो था, रेशम मार्ग, उसके लिए वो दर्रा का उपयोग किया जाता था। यानी चाइना से रेशम मार्ग के रूप में कौन से दर्रा का उपयोग किया जाता था? याद रखना जोजिला दर्रा का उपयोग किया जाता था। कौन सी दर्रा का? जोजिला दर्रा का उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न आइएगा, अगला प्रश्न कितना नंबर है? तो अगला प्रश्न 160 यानी 116 नंबर कह रहा है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला जो दर्रा है तो याद रखिएगा वो दर्रा है जोजिला दर्रा। कौन सी दर्रा? जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? अब आपको पता है कि पाकिस्तान कहाँ है, तो पाकिस्तान आपको पता है कि इसके बगल में। किसके बगल में? तो आपको पता है कि इसके बगल में जो है पाकिस्तान है। अब यहाँ देखोगे, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर है कौन कौन सा राज्य? तो ऊपर में लद्दाख है जो कि केंद्र शासित है यानी यूटी है। उसके नीचे जम्मू कश्मीर है, ये भी यूटी है। उसके नीचे आओगे पंजाब है, पंजाब क्या है? राज्य है। पंजाब क्या भैया? तो राज्य है ये। तो पहला राज्य हो गया पंजाब। दूसरा देखोगे तो राजस्थान है। कौन सा भैया? राजस्थान। तो ये दूसरा राज्य हो गया। तीसरा देखोगे तो क्या है? गुजरात है। क्या भैया? ये है गुजरात है, गुजरात। तीन जो राज्य हैं वो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, जैसे पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न आएंगे, कौन से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? अभी जस्ट बताया हूं, कमेंट करना आप सभी कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करेगा। बिल्कुल कमेंट करना ना भूलेंगे, आप लोग बिल्कुल कमेंट करते रहेंगे ताकि ये पता चले क्लास आप लोग अच्छे से कर रहे हैं।
भारत और नेपाल के बीच में कितनी किलोमीटर की सीमा रेखा है? आपको बताना कि भाई साहब भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर लाइन जो है, यानी यहाँ पर आओगे आप, यहाँ पर जानते हो कि यहाँ पर जो है ये रहा नेपाल, ये रहा नेपाल, ये रहा नेपाल। नेपाल से जो है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये सभी जो है इसे सीमा साझा करता है, याद रखना। अब आपको बताना है कि जो पूरी नेपाल की जो बॉर्डर लाइन है भारत में वो कितना किलोमीटर, तो याद रखना 1751 किलोमीटर। कितना है? 1751 किलोमीटर। कितना है? 1751 किलोमीटर। अगला प्रश्न 120 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? अभी जस्ट मैंने बताया है कितनी सीमा लगती है, तो याद रखना उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। आप कमेंट करके बताइए कितना राज्य हुआ। यहाँ कमेंट करके बिल्कुल ही बताना, भूलना नहीं है आप लोगों को। लघु हिमालय जो है स्थित है। अब लघु हिमालय जो है, लघु हिमालय मध्य हिमालय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो याद रखना लघु हिमालय मध्य हिमालय कहा जाता है। अब ये बताओ, ये हो गया महान हिमालय, ये मध्य हिमालय, और उसके नीचे हो गया शिवालिक। तो किसके बीच में हो जाएगा? तो ये महान हिमालय और शिवालिक के बीच में ही तो आएगा लघु हिमालय। तो महान और शिवालिक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। याद रख अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या कह रहा है कि ये बताओ कि कौन सा कथन जो है असत्य है। तो इसमें पहला जो कथन लिखा हुआ है, भौगोलिक दृष्टि से भारत जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र सबसे प्राचीन है। बिल्कुल भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र बिल्कुल सबसे प्राचीन है, याद रखिए। यानी कि भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है सबसे पुरानी है, बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है हिमालय विश्व का सबसे नया पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, ये भी सही कह रहा है भाई साहब। तीसरा जो है भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ, ये भी सही कह रहा है। इसमें से जो है याद रखिएगा, भारत के पश्चिमी तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा जो है क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो असत्य, इसमें से कोई भी कथन जो है वो असत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम जो है प्रारंभ हुआ, यानी कि गोंडवाना लैंड जो है ये आपको पता है कि पूरी पृथ्वी पर एक ही जमीन था जिसका नाम था पेंजिया, और चारों तरफ पानी था जिसका नाम था पेंथालासा। पेंजिया और पेंथालासा। अब ये पेंजिया जो है टूटा, तो टूटने के बाद ये अंगारा लैंड और नीचे बना गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड भी कई वर्षों के बाद टूटा था। तो गोंडवाना लैंड जो है टूटा, वो समय कालखंड कौन सा था? तो वो था जैरेसिक युग। कौन सा? जूरेसिक युग। जूरेसिक युग। कौन सा युग? जूरेसिक युग था। कौन सा युग था? जूरेसिक युग था। अगला प्रश्न आइएगा, निम्नलिखित में से भारत के कोयला उत्पन्न करने वाला भौगोलिक समूह कौन सा है? यानी भारत में जो कोयला प्राप्त होता है वो किस एरिया का कोयला है? तो याद रखना भारत में ज्यादातर जो कोयला है उसमें 98% जो कोयला है वो है गोंडवाना समूह का कोयला है। 98% कोयला कौन सा है? गोंडवाना समूह का कोयला है, याद रखना। और बाकी जो 2% है वो टर्सरी युग का कोयला है। यहाँ पर आओगे तो सारे दर्रे यहाँ पर दिए गए। क्या दिए गए? सारे दर्रे आपके सामने मौजूद है, याद रखिएगा। अभी यहाँ से एक बार जो है आप सभी दर्रों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ सारे दर्रे आपके सामने दिख रहे हैं। ऊपर में है काराकोरम दर्रा। कौन सा? एक एक करके आप देखते चलिएगा। काराकोरम दर्रा, बुर्जिला दर्रा जो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, पीर पंजाल, जोजिला, बनिहाल और रोहतांग, ये सारे दर्रे जो है यहाँ पर है इस साइड में। जिनमें से आप देखेंगे यहाँ से, जिसमें जो है आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जो है जोजिला जो दर्रा है, ये बुर्जिला जो जा रहा है वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, पीर पंजाल दर्रा है ये भी जा रहा है, और जोजिला दर्रा जो है नीचे की तरफ आएगा, बनिहाल दर्रा भी नीचे की तरफ आएगा, रोहतांग दर्रा जो है ये पंजाब से आपका जो है ये पंजाब यानी पंजाब की तरफ में नीचे की तरफ में आएगा। यहाँ देखोगे तो सीप किला दर्रा है इस साइड में, बड़ा लाचला दर्रा है, सीप किला है, नीति दर्रा है, लेपुलेक दर्रा, ये सारे दर्रे जो उत्तराखंड के साथ में है, याद रखिएगा। सीप किला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। यहाँ आइएगा आप तो देखिएगा जयलेपला दर्रा है, और एक और दर्रा है नाथुला दर्रा है। कौन सा? नाथुला और जयलेपला, ये सिक्किम के दर्रे हैं। उसके बाद आएंगे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में तो बोमडिला है, उसके बाद यांगयाप है, यांगयाप है। एक और दर्रा यहाँ पर देता है दीफू, 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 दीफू यहाँ नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा दीफू, दीफू और यांगयाप और बोमडिला दर्रा, ये सभी दर्रे जो है कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर है एक दर्रा तूजू दर्रा। कौन सी दर्रा? तूजू दर्रा, ये है मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में तूजू दर्रा। तूजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में है, याद रखना, ठीक है। यहाँ देखोगे तो आपका लिखा है थालघाट और भोरघाट, ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, थालघाट और भोरघाट। नीचे आओगे तो यहाँ पर जो है अरावली पर्वत, ये अरावली बोल रहा हूँ, नीलगिरी पर्वत जो है, नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत है, और अन्नामलाई जो पर्वत है वहां पर दर्रे देखने के लिए मिलेगा। पालघाट और सेनकोट, पालघाट और सेनकोट, पालघाट और सेनकोट नीचे के तरफ में दर्रे है। पालघाट और सेनकोट जो केरल से तमिलनाडु जाने के बीच का रास्ता है, केरल से तमिलनाडु जाने के लिए बीच का दर्रा है वो पालघाट और सेनकोट। अगला प्रश्न आएंगे, भारत में
में लगभग कितने गांव हैं? तो भारत में गांवों की संख्या देखेंगे तो 6,30,000, ये पुरानी डाटा के अनुसार है, 6,30,000 है। अगला है 126 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य यानी गलत ढूंढना है। तो भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल 7वां बड़ा देश है। 6 सबसे बड़े देश आपको पता है, 8वां सबसे बड़ा देश आप लोग कमेंट कर बिल्कुल बताइए। कमेंट करना भूलना नहीं है सभी किसी को। कल वाला जो क्लास अगर होगा तो उसमें जो सब किसी से पूछूंगा, जिसका भी कमेंट नहीं आया करेगा बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो याद रखिए कमेंट बिल्कुल ही नहीं भूलना। जितने भी मेरे स्टूडेंट है एप्लीकेशन वाले, आप लोगों को कमेंट करना नहीं भूलना है। जो मैं कह रहा हूँ कमेंट बिल्कुल ही निश्चित रूप से करना है आप लोग को। 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। 8वां सबसे बड़ा देश आपको बताना है कमेंट करके, याद रखिएगा। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। और यह भी याद रखना है कि दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र इसलिए याद रखना है कि हाल ही फिलहाल की खबरों में आपको पता है कि भारत 1 नंबर पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल डाटा मौजूद नहीं है। हमारे पास जनगणना रिपोर्ट 2011 वाला ही है और 2011 के अनुसार भारत अभी दूसरे नंबर पर ही है जनसंख्या के मामले में। तीसरा लिखा है कि भारत की जो भूमि है उसका विस्तार जो है यानी कि जो स्थलीय सीमा रेखा है उसका है 15,200 किलोमीटर, ये भी सही है। स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 है। तो इसमें से कथन असत्य ढूंढना था, कोई भी असत्य नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आएंगे 127 नंबर प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है 127 नंबर? 127 कह रहा है क्या सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किस से होकर गुजरता है? यानी कि जो अक्षांश सिक्किम से होकर गुजरता है, क्या कह रहा है भैया? तो जो अक्षांश सिक्किम से होकर गुजरता है, कौन सा अक्षांश? तो याद रखिएगा जो अक्षांश सिक्किम से होकर गुजरता है वही अक्षांश जो है किससे गुजरता है। यानी यहाँ कह रहा है कि जो अक्षांश जो है आपका सिक्किम से दिख रहा है गुजरते हुए, कहाँ से दिख रहा है? तो याद रखना सिक्किम से जो गुजरते हुए दिख रहा है आपको, कहाँ से दिख रहा है? तो जो सिक्किम से गुजरते हुए दिख रहा है वही अक्षांश जो है वो कहाँ से गुजरेगा? यहाँ, जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन सा हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि सिक्किम से जो गुजर रहा है वही अक्षांश जो है, ये तरह देखो, ये रहा आपका अक्षांश, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। जो सिक्किम से गुजर रहा है, आप बताओ कहाँ से गुजरते हुए दिख रहा है आपको? यहाँ ये जो राज्य कौन सा? राजस्थान से गुजर रहा है। कहाँ से गुजर रहा है? तो राजस्थान से गुजर रहा है। यानी जो आपका जो अक्षांश सिक्किम से गुजरा है वही अक्षांश जो है राजस्थान से भी गुजरा हुआ है। अगला प्रश्न है जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, अब बात हो रही है देशांतर, जो कि उत्तर दक्षिण खींचा गया उसको देशांतर बोलते हैं। तो 70 डिग्री देशांतर आप बताओ कि कौन सा हो जाएगा? आपको पता है कि भारत का जो ये हिस्सा है यहाँ से 68 डिग्री शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? 68 डिग्री 7 मिनट शुरू होता है। तो ये पूछ रहा है आपका 70 डिग्री से, 70 डिग्री जो गुजरा होगा, 68 के बाद आ जाओ तो यहाँ पर 69, उसके बाद 70 आएगा। तो 70 जो है वो गुजरा हुआ है जैसलमेर से, गुजरात के, ये राजस्थान के जैसलमेर से। कहाँ से गुजरा है? राजस्थान के जैसलमेर से गुजरा हुआ है। अगला है यहाँ बताना है कि कौन सा राज्य से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है। तो कर्क रेखा आपको पता है कि 8 राज्यों से गुजरती है। आपको बस यहाँ पर यह बताना है कि नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए कि किस किस से गुजरता है। ये कमेंट करके बिल्कुल निश्चित तौर पर बताना आप लोगों को। 8 राज्य के बारे में बहुत ही डिटेल से मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आपको कमेंट करके बिल्कुल ही बताना है कि कौन सा जो है इसमें से राज्य जो हो जाएगा जो जिसे कर्क रेखा गुजरती है, और क्रम से बताना है। यहां देखो क्या किया है, यहां आपको बताना है कि क्रम से बताना है कौन कौन सा राज्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? तो समुद्र से कितनी जो है केंद्र शासित प्रदेश सटी हुई है, याद रखना। केंद्र शासित की बात किसकी बात हो रही है? तो केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। तो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि भारत से सीमा साझा करने वाला केंद्र शासित। तो पहला केंद्र शासित तो आपको दिख रहा है दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली, ये एक ही है, एक ही है। क्या है? एक ही है। उसके बाद दिख रहा है यहाँ पर लद्दाख, दूसरा। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है तीसरा, आपको दिख रहा है अंडमान निकोबार, और चौथा जो है यहाँ पर है पुडुचेरी। चौथा जो वो भी केंद्र शासित है। यानी 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो समुद्र से सीमा साझा करते हैं। अगला है भारत में कितने राज्यों की समुद्र तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? तो कौन सी राज्य का समुद्री तट सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो याद रखना गुजरात की जो समुद्री तट रेखा है वो सबसे लंबी है। आपको कमेंट करके बताना है कि कितना किलोमीटर का है ये तट रेखा, कितना किलोमीटर का ये तट रेखा, यानी कि गुजरात की समुद्री सीमा रेखा कितने किलोमीटर का है, कितने किलोमीटर का, ये कमेंट करके बिल्कुल बताना नहीं भूलिएगा। दूसरा प्रश्न है, दूसरा आगे देखेंगे, भारत के किन राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? तो सबसे बड़ी तो गुजरात बता दिए, सबसे छोटी कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिए गोवा हो जाएगा। गोवा की जो है समुद्री तट सीमा रेखा सबसे छोटी है, और इसका भी किलोमीटर आप लोग कमेंट करके निश्चित तरह से बताइएगा कि गोवा की समुद्री तट सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। और ये दोनों ही प्रश्न का आंसर आप लोगों को पहले बता चुका हूं।
अगला प्रश्न है, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? ध्यान समझना, यानी कि ऐसा राज्य का नाम बताओ जो किसी देश से सटा हुआ नहीं है, यानी किसी भी देश से बॉर्डर लाइन नहीं बनाता, इसकी सीमा साझा नहीं करता। ऐसे कितने देश हो जाएंगे? तो ऐसे अगर आप देशों के देखोगे जो किसी से भी सीमा साझा नहीं करता है, तो ऐसे देशों की संख्या आपको कितना हो जाएगा? तो याद रखना, ऐसे देश हो जाएंगे 5 देश हो जाएंगे। कितने देश हो जाएंगे? तो 5 ऐसे राज्य हो जाएंगे जो किसी भी देश से सीमा साझा नहीं करता है। और आप लोग को इन 5 राज्यों का नाम कमेंट करके बिल्कुल अवश्य बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है? कौन सा है जो चीज का 3 राज्यों में? तो याद रखना, पुडुचेरी का जो है 3 राज्यों में। पुडुचेरी का है 3 राज्यों में, याद रखना 3 राज्यों में पुडुचेरी विस्तार है। और ये भी मैंने आप लोग को बताया था कि 3 राज्य में। अच्छा, इसका जिला कितना है बताना, पुडुचेरी के कितने जिला है, पुडुचेरी में कितना जिला है, कमेंट करके बताना। जिनको पता होगा, खासकर ऋषभ जी आपको पता होगा, आप जो है इसको जरूर बताएंगे कितना जिला है और जिला का नाम जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न आएंगे यहाँ पर, पालनी, सेवराय एवं जावदी, ये पहाड़ियाँ जो है कहाँ स्थित है? तो ये जो पहाड़ियाँ है तमिलनाडु में स्थित है, याद रखना। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। आगे चलते, अगला प्रश्न देखेंगे, पालकोंडा और बेलीकोंडा पर्वत जो है ये कहाँ पर्वत है? तो याद रखिएगा, ये जो पर्वत है पालकोंडा और बेलीकोंडा, ये आंध्र प्रदेश का पर्वत है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का पर्वत है। अगला प्रश्न है, नल्ला मलाई जो पर्वत है ये कहाँ है? तो नल्ला मलाई जो पर्वत है वो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में ही है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। नल्ला मलाई जो पर्वत है वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में हो जाएगा। पश्चिमी घाट का विस्तार किन सागर के समानांतर हुआ है? यानी पश्चिमी घाट जो है उसके बगल में कौन सा सागर है? तो आपको पता है कि पश्चिमी घाट बोलते, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, और इस साइड को बोलते हैं पूर्वी घाट। तो ये पश्चिमी घाट के बगल में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। कौन सागर है? याद रखना, अरब सागर है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की लंबाई कितना किलोमीटर तक है? तो सिर्फ पश्चिमी घाट के बारे में पूछ रहा है, तो इसकी लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है। कितना? याद रखना, पश्चिमी घाट की जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है, यानी कि इसकी बात हो रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसकी लंबाई जो है कितनी है? तो याद रखना 1600 किलोमीटर, याद रखना। उसके बाद अगला पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में? पश्चिमी घाट का मतलब पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने राज्य हैं जो इससे सटे हुए हैं। तो राज्यों की अगर संख्या देखेंगे तो वो आपका हो जाएगा 6 राज्य हो जाएगा। कौन कौन सा राज्य हो जाएगा? तो नीचे से आओगे तो केरल हो जाएगा। कौन सा? पहला केरल हो जाएगा। उसके ऊपर आओगे तो कर्नाटक हो जाएगा। तो ये केरल हो गया 1 नंबर, कर्नाटक हो गया 2 नंबर। उसके ऊपर आओगे तो यहाँ पर गोवा हो जाएगा 3 नंबर, और गोवा के ऊपर आओगे तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा 4 नंबर। महाराष्ट्र के ऊपर में आ जाओगे तो आपका यहाँ पर आओगे तो यहाँ महाराष्ट्र के ऊपर आ जाओगे तो आपका गुजरात हो जाएगा 5 नंबर में। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा 5 नंबर में। और नीचे का तमिलनाडु वाला हिस्सा भी आ जाएगा, तमिलनाडु वाला 6 नंबर में। तो 6 ऐसे राज्य हैं जो कि पश्चिमी घाट से सटे हुए हैं, याद रखना। अगला प्रश्न आएंगे, कर्नाटक पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो कर्नाटक पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी देखिएगा, तो वो सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी आपका वो हो जाएगा मुल्लायानगिरी। कौन सी? मुल्लायानगिरी जो है ये जो है कर्नाटक पठार की सबसे ऊंची चोटी है। बाबा बुदन जो पठारी यहाँ पर दिख रहा है, बाबा बुदन जो पहाड़ दिख रहा है, यहाँ से फेमस प्रश्न पूछता है कि कॉफी का जो है सबसे पहले उत्पादन कहाँ हुआ था? तो बाबा बुदन पहाड़ी पर हुआ था। और ये जो पर्वत है बाबा बुदन पहाड़ी नीलगिरी पर्वत का हिस्सा है, याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे, आंध्र प्रदेश का जो पठार है वो किसके अंतर्गत आता है? मतलब किस पठार के अंतर्गत आता है? तो याद रखना, वो जो पठार आता है तो वो किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा तेलंगाना के पठार के अंतर्गत आता है, तेलंगाना पठार के अंतर्गत आता है। 142 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो मिलन होता है, यानी कि यहाँ पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट दोनों आके जहाँ मिलता है वहां पर जो है उसे क्या बोलते हैं? तो वो जो दोनों आके जहाँ मिलता है वो है नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी है दोदा बेटा। क्या है नीलगिरी ऊंची पर्वत? उसका नाम है दोदा बेटा, याद रखना। तो दोनों आके जहाँ मिलता है वो नीलगिरी पर्वत, और नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी है दोदा बेटा। तो यहाँ अगर आंसर देखा जाएगा तो याद रखना, मिलन स्थल को अगर देखा जाए तो उसको बोला जाएगा नीलगिरी, और उसकी ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कार्डेमम जो लिखा हुआ है, अब नीलगिरी के पर्वत के नीचे एक और पर्वत है, इस पर्वत का नाम है कौन सी? अन्नामलाई। अन्नामलाई के नीचे है कार्डेमम पर्वत। कौन सी पर्वत? कार्डेमम पर्वत, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी जस्ट मैंने आप लोग बताया कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, इसमें आप लोग आंसर जरूर बताइएगा।
क्या बताइएगा लो, आंसर जरूर बताइएगा। नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना, अगर दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो इसमें से ना हो जाएगा माकुर्ती होगा, ना डोडा बेटा होगा, ना काडेबम होगा। इसमें से नीलगिरी की दूसरी ऊंची चोटी का, सेकेंड ऊंची चोटी का नाम आप लोग को कमेंट करके बिल्कुल ही बताना है कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। आप लोग को जो है क्वेश्चन प्रश्न खत्म होने से पहले इसका आंसर जो है बिल्कुल बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न आएंगे, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उडम मंगलम का ऊटी अवस्थित है। तब तक आप लोग कमेंट बिल्कुल कीजिएगा इसका कि इसका आंसर क्या होगा। 144 नंबर प्रश्न का इसका बताइएगा कि प्रसिद्ध जो स्थल है उडम मंगलम या ऊटी, ये कहाँ अवस्थित है? तो ये जो कहाँ अवस्थित है, तो याद रखना ये अवस्थित है आपका कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ी पर अवस्थित है। याद रखिएगा कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी पहाड़ी पर अवस्थित है। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी पहाड़ी पर अवस्थित है। उसके बाद कार्डेमम पहाड़ी तो आपको मैंने अभी जस्ट ही बताया हुआ है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अगला यहां पर आएंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लगभग कितना द्वीप जो है मिलने से बना हुआ? तो आपको पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में 572 द्वीप है। कितने द्वीप है? 572 द्वीप है। आपको ये कमेंट कर बताना है कि लक्षद्वीप की तरफ में कितने द्वीप हैं। लक्षद्वीप की तरफ में कितने द्वीप है? लक्षद्वीप की तरफ जो है, लक्षद्वीप की तरफ जो है कितने द्वीप की संख्या है? अगला प्रश्न 148 नंबर है, अंडमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है सम्मिलित है? तो अंडमान के तरफ में कौन सा द्वीप है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान तो और ये दक्षिणी अंडमान, तो कौन से अंडमान जो है इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यहाँ 148 नंबर प्रश्न कह रहा है किस अंडमान के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार पर उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान तीनों ही इसके अंतर्गत आता है। यानी ऑप्शन नंबर डी 1 से अधिक हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है सैडल चोटी। क्या नाम है? सैडल चोटी। क्या नाम है भैया? तो सैडल चोटी नाम है। इसकी ऊंचाई बताना आप लोग को कितनी है, इसकी ऊंचाई बताना है कितनी है, याद रखिएगा कितनी इसकी ऊंचाई है बताने का। और आज का लास्ट जो प्रश्न है आप लोग बताएंगे, भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरम द्वीप जो है ये कहाँ है? तो बैरम द्वीप जो है ये कहाँ है? तो याद रखिएगा ये जो है मध्य अंडमान पर है। भारत के एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय क्यों लिख रहा है? क्योंकि ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है, सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी और सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त मतलब होता है कि कभी कभार इसमें से मैग्मा निकलता है, कभी कभार नहीं निकलता है। मृत ज्वालामुखी उसको बोलते हैं जो हमेशा के लिए बंद पड़ गया है, यानी कि वो मैग्मा निकलना बंद हो गया। सक्रिय ज्वालामुखी उसको बोलते हैं जो लगातार निकल रहा है उसमें से मैग्मा। तो सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा बैरम और नारकुंडम। बैरम जो है मध्य अंडमान पर, याद रखना है। ये आज का प्रश्न हुआ आप लोग कंप्लीट। कल जो आप लोग का 151 नंबर प्रश्न से आप लोग का होगा, याद रखिएगा। अब आप सभी को कमेंट करके बताना नीलगिरी की दूसरा जो ऊंची चोटी मैंने बताया था, जो आपसे प्रश्न पूछा उसका भी आंसर आप लोग को बताना है। मैं अभी आपको आंसर बता देता हूं कि नीलगिरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कोलार बेटा। पहली ऊंची चोटी क्या नाम है? दोदा बेटा। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कोलार बेटा। कोलार बेटा की जो ऊंचाई जो है वो लगभग जो है 2630 मीटर है, याद रखना। आपको कमेंट करके ये बताना है जितने भी प्रश्न मैंने पूछा हुआ तो उन सारे प्रश्नों का आंसर बिल्कुल निश्चित रूप से देना हुआ। कल से आप लोग को ये 151 नंबर प्रश्न से आपको क्वेश्चन किया जाएगा। और अभी मैं आप लोगों को करंट अफेयर का 5 प्रश्न जो है उसको जो है पोस्ट कर देता हूँ, यानी कि जो क्विज वाला में दिया जाता है यूट्यूब पर ही, उस क्विज में मैं 5 प्रश्न का यहाँ पर लगा देता हूँ। और आपसे भी जो लोगों को ये प्रश्न अभी तक दिखा नहीं होगा, आप लोग जाइएगा पोस्ट खोलिएगा और उसमें उन 5 करंट अफेयर का आंसर बिल्कुल रूप से देने की कोशिश कीजिएगा। आपको क्विज का भी प्रश्न बनाना है और इसका आंसर भी जरूर दे देना है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी को, थैंक यू, धन्यवाद। और सारे आंसर बिल्कुल बताते रहेंगे। अभी जो है समय थोड़ा सा कम है, आप लोग को नोट्स मैं बना रहा हूँ और नोट्स बहुत ही जरूरी है बनाना। उसी वजह से थोड़ा सा आप लोग क्लासेस जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में आज का मिला हुआ है। बाकी अगले दिन से, नेक्स्ट डे से जैसे ही समय मिलेगा आप लोग को लाइव क्लासेस फिर से होने लगेगा। अभी फिलहाल बहुत ही ज़रूरी है नोट्स बनाना आप लोग का। मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके आप लोग का ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का सारे नोट्स जो है जितना जल्दी बन जाए, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है नोट्स का। और नोट्स वाकई में आपको पता है कि बहुत ही बेहतरीन बनाया जा रहा है। यही कारण कुछ क्लासेस आप लोग को लाइव ना करके मैं रिकॉर्डेड में चाह रहा हूं कि करूं, समय बचाने की कोशिश कर रहा हूं कि समय बचाकर आप लोग को नोट्स तैयार किया जाए। मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को।